प्लीज़ वेलकम, दिस इज़ द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल एंड आई एम विकास टेकरे। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पुनर्जागरण या इंडियन रेनेसां के दूसरे भाग को। पहले भाग में हम जहां पर राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे बड़े समाज सुधारकों के बारे में बात कर चुके थे, अब हम इस अगले भाग में और नए समाज सुधारकों के बारे में बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भारतीय समाज में अब बदलाव की रूपरेखा हमें नज़र आ रही थी और यही बदलाव की शुरुआत आगे चलकर महात्मा गांधी जैसे नेताओं को स्वतंत्रता संग्राम को बड़े पैमाने पर खड़ा करने में सहयोग करते हैं। क्योंकि जब तक समाज में खुलापन नहीं होता है, जब तक व्यक्ति के विचारों में खुलापन नहीं होता है, तब तक बदलाव की स्वीकृति हम नहीं कह सकते। अगर आपको अपने अंदर बदलाव करना है तो आपको पहले अपने आप से ये कहना होगा कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप ये नहीं चाहेंगे कि आप बदलने के लिए तैयार है, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। अगर आपके सामने कोई बात कह रहा है, कोई विचार रख रहा है, तो आप जब तक उस विचार पर सुनोगे नहीं, जब तक उस पर विचार नहीं करोगे कि वो सही है या गलत है, तब तक बदलाव कैसे होगा। तो अब समाज, जो भारत का समाज था, वो अब तैयार हो रहा था कि लंबे समय के बाद, जहाँ पर हम शून्य के शिखर पर सवार थे, अब हम धीरे धीरे अपने विचारों को खुलेपन में लाएंगे और अब हम धीरे धीरे समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जिन्हें हम प्रथाएं या संस्कृति समझ रहे थे, इन्हें हम नकार देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, और 1863 में इनका जन्म होता है, 12 जनवरी 1863 को, और इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1902 में इनका देहांत हो जाता है और इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, और रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें तो 1836 में इनका जन्म हुआ था। तो ये यहाँ पर अपने शिष्य से कितने, सिर्फ 30 साल ये बड़े थे, और यहाँ पर तकरीबन वही 37 साल के आसपास, 27 साल के आसपास बड़े थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी, 1836 में इनका जन्म होता है। वास्तविक नाम इनका था गदाधर चट्टोपाध्याय। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोई सामान्य व्यक्ति संन्यास परंपरा में शामिल होता है तो उसे अपनी सारी पुरानी चीज़ें त्यागनी होती है, चाहे वह पहचान हो, परिवार हो, जगह हो, सब उसको त्यागना होता है, और उसका नाम भी उसको त्यागना होता है और उसको एक नया नाम दिया जाता है। तो कलकत्ता दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस जी, और गुरु इनके थे तोतापुरी वेदांत की ये शिक्षा लेते हैं। यहाँ पर एक दोनों के बीच में एक संवाद काफ़ी फेमस है कि जब रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने जाते हैं नरेंद्रनाथ दत्त जी, तो वो उनसे कहते हैं कि मुझे वो हंसिया उठाकर देना। तो उनको जो देते हैं, चाकू उठाकर देते हैं, तो उसकी जो नोक रहते हैं वो अपनी तरफ रखते हैं, और जो हैंडल रखते हैं वो रामकृष्ण जी की तरफ से रखते हैं। तो रामकृष्ण जी यहाँ पर बहुत खुश होते हैं कि भाई, तुम जिस तरह का तुम्हारे बिहेवियर है कि तुम एक दिन आगे चलकर बहुत बड़े बनोगे। क्योंकि जब आप किसी को भी चाकू या ऐसी कोई नुकीली चीज़ देते हैं, तो उसकी जो नोक रहती है, आप अगर उनकी तरफ रख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप उनको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी तरफ नोक नहीं रख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप उनकी केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वो प्रभावित होते हैं। जब मैंने पढ़ा था, एक ऐसे किसी ने जीवनी लिखा था इनकी, मुझे ध्यान नहीं है, अपने 12th के टाइम में पढ़ा था, तो उस किताब में मैंने ये पढ़ा था। तो गुरु तोतापुरी वेदांत शिक्षा ही लेते हैं रामकृष्ण परमहंस जी से, और इनके कुछ प्रमुख शिष्यों में थे केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर जी, शिवनाथ शास्त्री जी, और इनके सबसे प्रमुख गुरु जो होते हैं वो होते हैं नरेंद्र नाथ दत्त जी, जिन्हें ये विवेकानंद का, यहाँ पर आगे चलकर इन्हें विवेकानंद का नाम मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर नरेंद्र ने रामकृष्ण से वेदांत की दीक्षा ली, और रामकृष्ण की मृत्यु 1886 में हुई, और इसके बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण किया, और संन्यास ग्रहण करने के बाद इनका नाम पड़ा विविदिशानंद। क्या था? विविदिशानंद। अब ये जो नाम था ये थोड़ा सा कठिन था। तो राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ही इनके शिष्य थे। किनके? विविदिशानंद जी के। और इन्हीं की सलाह पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा, और यहाँ पर से इन्हें स्वामी विवेकानंद कहा जाने लगा। अब वेदांत दर्शन से ये प्रभावित थे और सामाजिक बुराइयों पर ये प्रहार करते हैं। मूर्ति पूजा का ये समर्थन करते हैं, और दरिद्र सेवा को हरि सेवा ये बताते हैं। ये कहते हैं कि मैं उस ईश्वर को नहीं मानता जो पृथ्वी पर लाखों करोड़ों निर्धनों को, भूखों
को रोटी न दे सके और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग व मोक्ष के सुख प्रदान करने की बात करता हो। तो यहाँ पर इस तरह की बात करते हैं विवेकानंद जी, और वो कहते हैं कि जो ईश्वर अभी के जीवन को नहीं सुधार सकता, वो बाद के जीवन को क्या खाक सुधारेगा। इस तरह की यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार रहते हैं वो काफ़ी ओजस्वीपूर्ण रहते हैं। यही कारण है कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनके बड़ी मात्रा में शिष्य हमें देखने को मिलते हैं। अब ये युवाओं को प्रेरित कर राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ये कहते हैं कि मैं उन सभी शिक्षित नवयुवकों को अपराधी मानता हूँ जो अपने भूखे गरीब भाइयों की कीमत पर शिक्षित हुए और उनके विकास के लिए कुछ नहीं कर सके। कि भैया आपने अपने से निम्न वर्ग के टैक्स पर आपने बढ़िया मौज मार ली, आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन आपको मिल गई शिक्षा, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग है जो शिक्षित नहीं है, आपने उनके लिए क्या किया। अगर आपने कुछ किया तो बहुत सही है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं फुटबॉल खेलने को गीता पढ़ने से पहले प्राथमिकता देता हूँ। तो ये कहते हैं कि भैया मानसिकता भी खुली रहनी चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से ये कुछ समाचार पत्र भी यहाँ पर चलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत और ब्रह्मवादी समाचार पत्र चलाते हैं, और बंगाली भाषा में प्रबोधिनी और उद्बोधन नाम का समाचार पत्र यहाँ पर चला रहे हैं। तो इस तरह से इनके जो कोटेशन हैं अक्सर ये पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ अन्य ग्रंथ लिखते हैं, जैसे कि राजयोग्य, कर्मयोग्य, भक्ति योग्य, प्राच्य एवं पाश्चात्य की जो भारतीय संस्कृति है, प्राचीन भारतीय संस्कृति प्राच्य, और जो पाश्चात्य यानी कि जो पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति है, उन दोनों के बीच का ये वर्णन यहाँ पर करते हैं। साथ ही साथ समाजवाद का भी इनके ऊपर प्रभाव था, तो मैं समाजवादी हूँ नाम से भी एक ग्रंथ लिखते हैं। और लेटर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू कोलम, अक्सर इनकी अगर कोई कृति पूछी जाती है ना तो वो यही पूछी जाती है, दो इनकी ज़्यादातर पूछी जाती है, मैं समाजवादी हूँ और लेटर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू कोलंबो। क्यों? क्योंकि इनकी इन रचनाओं के आधार पर कोई ये अनुमान नहीं लगा पाता कि भाई ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा होगा, और अक्सर ऐसे ही सवाल बनते हैं जिनको देखकर ये लगता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, और अक्सर होता वही है जो हम अनुमान नहीं लगा पाते। तो ये ध्यान रखना, मैं समाजवादी हूँ। और लेटर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू कोलंबो एक किसकी रचनाएं हैं? स्वामी विवेकानंद जी की। 1893 11 सितंबर 1893 शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म संसद का आयोजन होता है, और कोलंबस हॉल में ये संसद होती है। और इसी सम्मेलन में थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट, प्रताप चंद्र मजुमदार, नागरकर भी यहाँ पर आते हैं। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवेकानंद जी की प्रशंसा की और उनके भाषण को भी यहाँ पर छापा, और उन्होंने उनके बारे में लिखा कि विवेकानंद को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भारत जैसे ज्ञानी देश में धर्म चक्र को भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये कौन लिखता है? ये लिखता है न्यूयॉर्क हेराल्ड, जो कि अमेरिकी समाचार पत्र है। अब यहाँ पर कुछ अमेरिकी समाचार पत्रों में विवेकानंद जी को वीर सन्यासी और तूफानी हिंदू कहा जाता है, और यहाँ पर भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म की यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ हमें देखने को मिलती है। अब अमेरिका में ही रहते हुए वेदांत सोसाइटी, जो वेदांत दर्शन के प्रसार हेतु इसकी स्थापना करते हैं, अमेरिका से इंग्लैंड, फ्रांस, एथेंस, कुस्तुनतुनिया, मिस्र की यात्रा करते हुए भारत आते हैं। एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबल इनसे प्रभावित होती है, वह हिंदू बनती है और संन्यास ग्रहण करने के बाद में इनकी शिष्या बन जाती है। संन्यास ग्रहण करने के बाद में उन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, और वह उनकी काफ़ी प्रसिद्ध शिष्या उनकी बनती हैं। 1896 ईस्वी में विवेकानंद जी ने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और बेलूर बंगाल से यह मिशन वह चलाते हैं। तो अक्सर ये प्रश्न सही जोड़ी में आता है, एक तरफ कुछ मिशन के नाम रहते हैं और दूसरी तरफ उनकी शुरुआत के सन रहते हैं। तो उसमें ये भी रहता है 1896 में रामकृष्ण मिशन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये देखो कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये हमको थोड़ा इजी समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं और चीज़ें बहुत ही रिलेटिव यहाँ पर लगती है। अब ये यहाँ पर शब्द भी आपको आसान लगते हैं,
लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और यहाँ पर समझने की चीज़ें कम है और याद रखने की चीज़ें ज़्यादा है, और अगर आपको याद रखना है तो आपको बार बार रिवीजन यहाँ पर करना पड़ेगा। अब इस संस्था जो इनका रामकृष्ण मिशन था, इसका मूल उद्देश्य विपत्ति काल संकट काल में मानव सेवा करना था। ईसाई मिशनरियों के मॉडल पर यह आधारित संस्था थी और बेलूर मायावती नगर यानी कि अल्मोड़ा उत्तराखंड प्रमुख केंद्र इसके बने। और 1900 ईस्वी में फ्रांस में विश्व के धर्मों पर चर्चा इन्होंने बड़ी चर्चा सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं और 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रभाव था वो काफ़ी ज़्यादा था। ये कहते हैं कि भाई अगर मुझे 100 युवा मिल जाएं तो मैं पूरे भारत को बदल सकता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने योग को भी, भारतीय संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध किया। इसलिए हम देखते हैं कि 12 जनवरी को न केवल इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बल्कि इनके जन्म दिवस पर योग वगैरह भी यहाँ पर स्कूलों में करवाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी काफ़ी जोशीले व्यक्ति रहे और इनका जो जीवन रहा वह काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम अगला टॉपिक थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी न्यूयॉर्क में होती है और मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काइट इसकी स्थापना करते हैं। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य ये रखते हैं कि जो प्राच्य धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जरोस्त्र धर्म, दुनिया के जितने भी प्राचीन धर्म हैं, हम इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार करेंगे, हम इन पर अध्ययन करेंगे और दुनिया में इनकी जानकारी, इनकी अच्छाइयों को फैलाएंगे। तो यहाँ पर हिंदू धर्म के कर्म और पुनर्जन्मवाद से प्रभावित होते हैं और 1889 ईस्वी यानी कि 79 ईस्वी में, ये 79 ईस्वी में, 89 नहीं बोलेंगे, 79 बोलेंगे, 79 ईस्वी में अडयार मद्रास के पास मुख्यालय स्थापित करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में। और 1886 ईस्वी में एक आयरिश महिला जो आयरलैंड की होती है, एनी बेसेंट, इस संस्था से इंग्लैंड में इसकी सदस्य बनती हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि वह भारत आती है। तो 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आती हैं और 1907 ईस्वी में कर्नल अल्काट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए ये कांग्रेस से जुड़ जाती हैं और 1896 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कांग्रेस 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इसी कॉलेज को 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, इसको पुनर्गठित कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1916 में हम देखते हैं कि लखनऊ में जो इनका क्या बोलते हैं, होम रूल लीग आंदोलन भी यहाँ पर शुरू होता है, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक प्रमुख नेता होते हैं। तो यहाँ पर अगले जो प्रमुख बदलाव करने वाले समाज सुधारक है वह है हेनरी विवियन डेरोजिया। ये एक एंग्लो इंडियन थे, मतलब कि इनकी माता जो थी वह पुर्तगाली थी, और नहीं, इनके पिता जो थे वह पुर्तगाली थे और इनकी माता जो थी वह थी भारतीय। तो यहाँ पर हेनरी विवियन डेरोजिया यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था और इनके एंग्लो इंडियन थे, यानी कि इनके पिता पुर्तगाली थे और इनकी माता भारतीय थी। अब अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे और फ्रांस की क्रांति से ये प्रभावित थे। अभी अभी हम देखते हैं कि 1769 में 1769 में जो फ्रांस की क्रांति होती है, 89 में जो फ्रांस की क्रांति होती है, उससे ये काफ़ी प्रभावित थे और 1826 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर बनते हैं और यंग बंगाल आंदोलन 1831 में ये शुरू करते हैं। इटली के विचारक और राजनेता मैजिनी व उनके संगठन यंग इटली से प्रभावित थे और समाचार पत्र बंगाल स्पेक्टर यंग बंगाल आंदोलन का जो मुखपत्र भी था उसको शुरू करते हैं। फिर बंगाल साहित्यिक गजट और इंडियन गजट जैसे समाचार पत्रों को भी ये शुरू करते हैं। साथ ही साथ डिबेटिंग क्लब
बंग रहित सभा, एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसी संस्थाओं के ये संस्थापक भी होते हैं। अब इनकी तुलना सुकरात से की जाती है, ग्रीक दार्शनिक से, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इनके जो विद्यार्थी रहते हैं वह आगे चलकर बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं, जिनमें से एक होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो इनके विषय में कहते हैं कि हमारी जाति का पिता कौन है, वह हेनरी विवियन डेरोजियो। अब हेनरी विवियन डेरोजियो की बात करें तो इनकी तुलना होती है सुकरात से, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनके विषय में कहते हैं कि सुकरात के विषय में एक बात है कि जब सुकरात को उनके खुले विचारों के कारण और उनकी बुद्धिमानी के कारण समाज ने जेल में डाल दिया, तो यहाँ पर कहते हैं कि उनका शिष्य प्लेटो उन्हें छुड़ाने के लिए जेल में जाता है। तो यहाँ पर जब उन्हें यानी कि अगले दिन उन्हें मरना होता है, उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है, तो प्लेटो उन्हें छुड़ाने के लिए जेल में जाता है। प्लेटो सारी व्यवस्थाएं कर लेता है और सब पुलिस वालों को खरीद लेता है और यहाँ पर छुड़ाने का सारा प्रबंध हो जाता है। जब वह अपने गुरु सुकरात के पास पहुँचता है तो वह कहता है कि मैं आपको छुड़ा सकता हूँ, चलिए मैं आपको छुड़ा देता हूँ। तो यहाँ पर उनका जो शिष्य रहता है वह कहता है कि चलो मैं आपको छुड़ाने आया हूँ। तो यहाँ पर सुकरात कहते हैं कि मैं अगर यहाँ से चला गया तो मैं तो जीवित रहूँगा, लेकिन मेरी शिक्षा, मेरे सिद्धांत, मेरे विचार मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ रहा और मैं मर जाऊँगा तो मेरे विचार, मेरे सिद्धांत हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो इस तरह के यहाँ पर दोनों के बीच में संवाद होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहता है। साथ ही साथ इन्हें प्रथम आधुनिक राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है, और 1833 ईस्वी में हेनरी की हैजे से मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं पश्चिम भारत में समाज सुधारकों के क्या प्रयास चल रहे थे। पश्चिम भारत में सुधारकों पर धर्म का प्रभाव न्यूनतम था। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी कहते हैं, वह एक प्रमुख समाज सुधारक थे। मेहता जी दुर्गादास मंचाराम, ये मानव सेवा धर्म संस्था ये स्थापित करते हैं। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन भी स्थापित करते हैं। और 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली स्थापित करते हैं। कौन? 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं। उसी तरह बम्बई में 1867 में आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य रहता है उपासना व समाज सुधार पर बल। विधवा व्यवस्था, बहु विवाह, जाति प्रथा, अछूत प्रथा, बाल विवाह विरोध और विधवा पुनर्विवाह, जातिगत समानता, स्त्री शिक्षा आदि के समर्थक होते हैं। प्रार्थना समाज से जुड़े होते हैं महादेव गोविंद रानडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। N.C. चंद्रावर, R.G. भंडारकर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान इनके इस प्रार्थना समाज से यहाँ पर जुड़े होते हैं और इनसे ये प्रभावित भी यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है और अपने बेटे का विवाह ये एक विधवा महिला से करवाते हैं। बालिका शिक्षा के लिए ये बैथुन स्कूल संचालित करवाते कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब हम महादेव गोविंद राणाजी जी की बात करें तो इन्हें भारत और महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक जागरूकता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। किन्हें? महादेव गोविंद राणाडे जी को। अब शुद्धि आंदोलन ये चलाते हैं और शुद्धि आंदोलन में विवाह में नाच गाना जो चलता है वह ये बंद करवाते हैं। फिजूल खर्च को ये खराब कहते हैं, उसको बंद करवाते हैं। शराब के सेवन के विरुद्ध ये रहते हैं, उसको बंद करवाते हैं। और 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना आधुनिक शिक्षा के लिए करते हैं और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना यहाँ पर ये करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा के लिए ये फर्गूसन कॉलेज की स्थापना कहाँ कर रहे हैं? पुणे में। अब देखो विधवा पुनर्विवाह संघ महादेव गोविंद रानाडे और D.K. कर्वे और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर जैसे लोगों के प्रयासों से यहाँ पर यह संघ यहाँ पर बनता है। रानाडे के शिष्य गोपाल गणेश आगरकर थे और 1884 ईस्वी में
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ते हैं, जिसमें तिलक और गोखले जैसे लोग यहाँ पर शामिल थे। जिसमें कौन कौन शामिल थे? तिलक और गोखले जैसे लोग यहाँ पर इसमें जुड़े थे। महादेव गोविंद रानडे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1884 नाम से एक किताब लिखते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन स्थल पर ही इसका सम्मेलन होने लगा और यहाँ पर ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस नाम से संगठन बनाते हैं, किताब में लिखते हैं। तो महादेव ज्योतिबा राव फुले, इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, ये स्त्री शिक्षा के विकास में भूमिका निभाते हैं और ज्योतिराव फुले ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध जाति सुधार आंदोलन चलाते हैं। जाति प्रथा एवं छुआछूत का विरोध, लैंगिक भेदभाव का विरोध आदि इसके उद्देश्य थे और निम्न जाति उत्थान आंदोलन जातिगत समानता, लैंगिक समानता पर ये बल देते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज बम्बई की स्थापना करते हैं और इसका ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रमुख जो रहता है ज्योतिराव फुले का, वह रहता है गुलामगिरी, और शिवाजी की जीवनी भी ये लिखते हैं। गुलामगिरी को यहाँ पर ये याद रखना कि ये इसको जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल होते हैं, उनको अमेरिका के लोगों को ये इस ग्रंथ को समर्पित करते हैं। अमेरिका अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग होते हैं, उनको ये ग्रंथ समर्पित करते हैं, गुलामगिरी। अब पारसी धर्म की बात करें तो रहनुमाई मार्गदर्शन सभा यहाँ पर ये स्थापित करते हैं और नौरोजी पूर्दौनजी, दादा भाई नौरोजी और जे.बी. बाचा, एस.एस. बंगाली और रोस्त गुफ्तार गुजराती भाषा में यहाँ पर ये समाचार पत्र भी शुरू होता है, जिसको दादा भाई नौरोजी जैसे लोग चालू करते हैं। तो ये समाचार पत्र 1851 में शुरू होता है और सिख धर्म में भी यहाँ पर सुधार की बात चलती है और कूका आंदोलन एवं नामधारी आंदोलन हमें देखने को मिलता है और शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा की जाती है। कूक शब्द का अर्थ होता है ललकार, तो यहाँ पर ये ललकारते हैं अंग्रेजों को और प्रसार बाबा राम सिंह कूका और बालक सिंह इस आंदोलन को और प्रसारित करते हैं और सिख धर्म में सुधार हेतु ये कार्य करते हैं। राम सिंह अप्रैल 1857 ईस्वी में नामधारी आंदोलन चलाते हैं और राम सिंह पहले हिंदू थे, बाद में ये सिख धर्म को स्वीकार करते हैं। अब सिख धर्म में सुधार, पशु हत्या जो गौ हत्या है उस पर पाबंदी लगाते हैं, पर्यावरण संरक्षण पर भी ये बल देते हैं। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि नामधारी आंदोलन न केवल सिख धर्म में सुधार बल्कि पशुओं के संरक्षण व जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण पर भी बल यहाँ पर ये दे रहे हैं। अब राम सिंह कूका सफ़ेद झंडा, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पगड़ी का प्रदर्शन करवाते हैं और ब्रिटिश शासन के विरोधी थे। सिखों के लिए नैतिक संहिता रेहतनामा ये बनाते हैं और समाज सुधार हेतु सिख विवाह पद्धति आनंद कारज जो सामान्य तरीके से जो विवाह प्रचलन होता है उसका प्रचलन ये करवाते हैं और जो फिजूल खर्ची होती है उसको ये पाबंदी लगा देते हैं। अब राम सिंह कूका रणजीत सिंह की सेना में भी थे, बाद में ये छूट जाते हैं और नामधारी आंदोलन को चलाते हैं। 1872 ईस्वी में कर्नल बेली ने राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर पहले उन्हें पंजाब से इलाहाबाद भेजा, फिर इन्हें बर्मा भेज दिया गया जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? बर्मा में। अब सिंह सभा आंदोलन शुरू होता है और सिख धर्म में सुधार हेतु यह आंदोलन भी होता है। पुनरुत्थानवादी आंदोलन ये होता है और ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह इसके कुछ प्रमुख नेता होते हैं और अमृतसर में 1873 में इसकी स्थापना होती है। 1880 ईस्वी में सिख सभाओं की सर्वोच्च सत्ता हेतु खालसा दीवान की यहाँ पर स्थापना होती है। फिर उसके बाद हम अकाली आंदोलन देखते हैं तो गुरुद्वारा प्रबंधक आंदोलन 1920 में शुरू होता है। गुरुद्वारे के भ्रष्ट महंत जो ब्रिटिश सरकार के समर्थक भी थे उनके विरुद्ध शुरू ये होता है और ये महंत देशद्रोही भी थे। अंग्रेजी सत्ता के समर्थक गदर आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विश्वासघात की संज्ञा दी और जलियांवाला बाग 1919 ईस्वी में आरोपी जनरल ओ डायर का सम्मान ये कर। तो यहाँ पर इनके विरोध में जो ये संत होते हैं, जो महंत होते हैं गुरुद्वारों के, इनके विरोध में अकाली आंदोलन शुरू होता है।
यह अहिंसक आंदोलन था, इसीलिए कांग्रेस ने भी इसको समर्थन दिया था। क्यों? क्योंकि ये अहिंसक आंदोलन था, इसमें बिना किसी खून खराबे के ये आंदोलन चला था। इनके दबाव में जो ब्रिटिश सरकार होती है वह 1922 ईस्वी में गुरुद्वारा प्रबंधक अधिनियम लाती है और महंतों की चुनाव करने की यहाँ पर संस्था, यहाँ पर कौन चुनाव करेगा? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और आज भी जो महंत होते हैं उसका चुनाव यही करती है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है और इसी एक्ट में 1925 में एक संशोधन भी यहाँ पर किया जाता है। अब इसके बाद में निरंकारी आंदोलन को देखिए, तो पुनरुत्थानवादी आंदोलन होता है। सिख धर्म में 18वीं 19वीं सदी में चलता है और बाबा दयाल दास इसको चलाते हैं और इस आंदोलन के उद्देश्य होते हैं कर्मकांडों का विरोध करना, निरंकार ईश्वर में विश्वास। और हम यहाँ देखते हैं कि मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन हमें इस काल में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। आधुनिक विचारों से प्रेरित पुनरुत्थानवादी आंदोलन, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो कि सर सैयद अहमद खां चलाते हैं। अब इनसे जुड़े व्यक्ति जो थे वह थे अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़र मोहम्मद, चिराग अली, मोहसिन उल मुल्क। अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा के ये समर्थक थे। इस्लाम में सुधार की बात करते हैं और सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ स्कूल की यहाँ पर स्थापना की थी। तो अलीगढ़ स्कूल की स्थापना या अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा। अब अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापित होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका नाम 1920 में किया जाता है और आज भी हम AMU को देखते हैं। अब सर सैयद अहमद खां के ग्रंथ की बात करें तो अखबार ए बगावत ए हिंद नाम से ये 1860 में एक ग्रंथ लिखते हैं और 1857 ईस्वी क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा देते हैं। जाम नाम से एक ग्रंथ लिखते हैं। तो इस ग्रंथ में बाबर से जफ़र तक का ये वर्णन करते हैं जो मुग़ल वंश है उसके बारे में। और एक और ग्रंथ इनका है तहजीब उल अखलाक और इनकी एक संस्था स्थापित थी 1864 ईस्वी में। साइंटिफिक सोसाइटी ये स्थापित करते हैं, विदेशी ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई जो यूरोपीय ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान है, वह काफ़ी बड़ा है और अगर भारतीयों को यहाँ तक पहुँचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें जो यूरोपीय किताबें हैं उनका अनुवाद उर्दू भाषा में करना पड़ेगा, ताकि एक ऐसा व्यक्ति जो उर्दू जानता है लेकिन अंग्रेजी नहीं जानता, वह भी अंग्रेजी संस्कृति और परिवेश में ढल सके। अब यहाँ पर संयुक्त भारत राजभक्त सभा, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां और शिवनाथ शास्त्री द्वारा ये स्थापित की जाती है। सैयद अहमद खां प्रारंभ में लिबरल थे और धीरे धीरे ये इनकी विचारधारा जो हो जाती है वह कट्टर हो जाती है। बदरुद्दीन तैयब जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर सैयद अहमद खां इनका विरोध करते हैं और ये ब्रिटिश सरकार के कट्टर समर्थक थे। अब देखिए एक अगला आंदोलन जो है वह भी हम देखते हैं, देवबंद आंदोलन पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और प्राचीन इस्लाम की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था और इसे दारुल उलूम आंदोलन भी इसे कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद कासिम ननोटवी, अब्दुल राशिद गंगोही इससे जुड़े इसके संस्थापक सदस्य थे और अंग्रेज शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा के विरोध करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के समर्थक थे। देवबंद आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने के कारण सर सैयद अहमद खां के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? फतवा जारी किया था। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। शिबली नुमामी अरब क्षेत्र 1894 से 95 लखनऊ में नवदत उल उलूम की स्थापना होती है और आधुनिक शिक्षा का यह समर्थन देते हैं। फिर एक आंदोलन और चलता है, अहरार आंदोलन 1910 ईस्वी के दशक में यह शुरू होता है और हजरत मोहानी, मजरूल हक, हाकिम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जाफ़र अली और शौकत अली जैसे लोग इसमें शामिल होते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष बनते हैं और
स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट में भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर काम भी करते हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस का समर्थन ये करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैयद अहमद खां के विरोधी है, इसलिए समर्थन करते हैं और खिलाफत आंदोलन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं कि शौकत अली और जो इनके भाई उस्मान अली, जो दो अली बंधु है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर होता है खिलाफत आंदोलन, जिसका समर्थन यहाँ पर महात्मा गांधी और कांग्रेस भी करते हैं। अब यहाँ पर बहावी आंदोलन की बात करें तो बहावी आंदोलन अब्दुल वहाब द्वारा अरब क्षेत्र में बहावी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। शुद्ध इस्लामी परंपराओं पर बल दिया गया था और इन्हीं से प्रेरित होकर 19वीं शताब्दी में 1840 ईस्वी 1900 शताब्दी बोले तो 1800 वाले सन और 1840 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी और अब्दुल अजीज ने पंजाब क्षेत्र में बहावी आंदोलन की शुरुआत की। हज़रत मोहम्मद के मूल इस्लाम को पुनर्स्थापित करना व बुराइयों को दूर करना इनका उद्देश्य था। सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में सिखों के विरुद्ध जिहाद छेड़ते हुए पेशावर पर आक्रमण करते हैं, जिसमें बरेलवी लड़ता हुआ मारा जाता है। अब अहमदिया आंदोलन भी यहाँ पर चलता है, जिसके संस्थापक थे गुलाम मोहम्मद कादियान और इनका केंद्र जो था वह कादियान गुरदासपुर था और यहाँ पर इनके केंद्र में कादियान गुरदासपुर और पंजाब प्रमुख केंद्र के रूप में आते हैं। अब काजीनी आंदोलन भी इसको कहते हैं। इनका जो आंदोलन है अहमदिया आंदोलन, इसको इसके संस्थापक मोहम्मद कादियान के नाम पर कादीनी आंदोलन भी यहाँ पर कहते हैं। अहदी घोषित करते हैं, अल्लाह के पैगंबर खुद को घोषित करते हैं। कौन? यहाँ पर कादियान। और कृष्ण और ईसा मसीह के अवतार ये खुद को यहाँ पर बताते हैं। कौन? कादियान। अब यहाँ पर देखिए कि ग्रंथ इनका बहरीन ए अहमदिया यहाँ पर था। क्या था? बहरीन ए अहमदिया 1880 ईस्वी में। और राधाकांत देव बंगाल के समाज सुधारक के प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कौन? राधाकांत देव बंगाल के प्रमुख समाज सुधारक हमें देखने को मिलते हैं, राधाकांत देव। तो यहाँ पर भारत में जो धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन है उसका दूसरा चरण यहाँ पर समाप्त होता है। आधुनिक भारत में चीज़ें समझने से ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में बैठें, इसलिए ज़्यादा प्रयास करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये था भारत समाज सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण या इंडियन रेनेसां। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।